नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में संगठित वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया। उन्होंने विश्व समुदाय से आतंकवाद तथा बेबुनियाद खबरों से लड़ने का आग्रह किया। भारत 12 देशों से 14,800 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए 64 विशेष उड़ानें संचालित करेगा। भारत ने 25 देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की 28 लाख गोलियों की आपूर्ति की है। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार कई राज्य लॉकडाउन के तीसरे चरण में घोषित छूट लागू करने के लिए तैयार। जेईई मुख्य परीक्षा 18 से 23 जुलाई तक और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 26 जुलाई को होगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने कहा, कोरोना महामारी पर विजय के लिए इतिहास में सार्वजनिक स्वास्थ्य की दिशा में सबसे बड़ी कोशिश की जरूरत है। और श्रीनगर में बडगाम जिले में आतंकी हमले में 4 नागरिक और 2 सुरक्षा जवान घायल। दोपहर समाचार में मैं हूं कनकलता और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से मिलकर मुकाबला करने पर बल दिया है। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बाद विश्व समुदाय को निष्पक्षता, समानता और मानवीयता के आधार पर वैश्वीकरण की नई रूपरेखा तय करनी होगी। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है और गुटनिरपेक्ष देश इससे उबरने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये संगठन वैश्विक एकजुटता बढ़ाने में मदद कर सकता है। टुडे ह्यूमैनिटी फेसेस इट्स मोस्ट सीरियस क्राइसिस इन मेनी डेकेड्स। एट दिस टाइम द नॉन-अलाइड मूवमेंट कैन हेल्प प्रमोट ग्लोबल सॉलिडारिटी. NAM has often been the world's moral voice. To retain this role, NAM must remain inclusive. In the post-COVID world, we need a new template of globalization based on fairness, equality, and humanity. प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा विश्व कोविड संकट से जूझ रहा है, लेकिन कुछ देश लोगों को बांटने के लिए आतंकवाद, बेबुनियाद खबरें और फर्जी वीडियो जैसे वायरस फैलाने में लगे हैं। Even as the world fights COVID-19, some people are busy spreading other deadly viruses such as terrorism, fake news, and doctored videos to divide communities and countries. But I want to focus only on the positives, on what we as a movement can do together to help the world fight this health crisis. श्री मोदी ने कहा कि भारत सस्ती दवा निर्माण के लिए जाना जाता है। भारत ने अपनी जरूरतों के बावजूद 59 गुटनिरपेक्ष देशों सहित 123 देशों को कोरोना से जुड़ी दवाएं भेजी हैं और वो इसका वैक्सीन विकसित करने के प्रयासों में भी शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 की रोकथाम के लिए 17वीं राष्ट्रीय कैडेट कोर और एनसीसी निदेशालयों के योगदान की समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न कार्यों में प्रशासन की सहायता के लिए एनसीसी कैडेटों की भूमिका की सराहना की। इसमें सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के बीच सुरक्षित दूरी सुनिश्चित करना, आवश्यक खाद्य सामग्री का वितरण और मास्क बनाना तथा यातायात का प्रबंधन शामिल है। बैठक में रक्षा सचिव डॉ अजय कुमार और एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा मौजूद थे। केंद्र सरकार ने संयुक्त अरब अमारात, अमरीका, ब्रिटेन, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ओमान और बांग्लादेश में फंसे 14,800 से अधिक भारतीय नागरिकों को बारी बारी से स्वदेश लाने के लिए विस्तृत योजना की घोषणा की है। इसके अनुसार बृहस्पतिवार से एक सप्ताह के भीतर 64 उड़ानों से स्वदेश वापसी का काम शुरू किया जाएगा। इनमें से 15 उड़ानें केरल के लिए और 11 उड़ानें तमिलनाडु और दिल्ली के लिए होंगी। 7 उड़ानें महाराष्ट्र और तेलंगाना के लिए, जबकि गुजरात के लिए 5 उड़ानें निर्धारित की गई हैं।
पहले सप्ताह में अधिकतर उड़ानें खाड़ी देशों से संचालित होंगी। इस बीच नौसेना ने पुष्टि की है कि मालदीव और अमारात में फंसे भारतीयों को लाने के लिए 3 जहाज भेजे गए हैं। आईएनएस जलाश्व और आईएनएस मगर को मालदीव भेजा गया है। आईएनएस शार्दुल को दुबई रवाना किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल संक्रमण मुक्त लोगों को यात्रा की अनुमति दी जाएगी और पूरी प्रक्रिया के दौरान निर्धारित मानदंडों का पालन करना होगा। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे जांच, संगरोध और वापसी के बाद आगे की यात्रा के लिए प्रबंध करेंगी। तेलंगाना के घाटकेसर रेलवे स्टेशन से बिहार के 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर एक और श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ी आज सुबह रवाना हुई। लॉकडाउन में छूट की गृह मंत्रालय की घोषणा के बाद ये तेलंगाना से प्रवासी कामगारों को लेकर रवाना हुई दूसरी ट्रेन है। भारत सरकार लॉकडाउन जारी रखने और ग्रीन जोन वाले जिलों में ढील देने के संबंध में आज मंत्रिमंडल की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है। इस बीच अपने पैतृक राज्य लौटने के इच्छुक हजारों प्रवासी श्रमिकों ने पंजीकरण केंद्रों पर अपना नाम दर्ज कराना शुरू कर दिया है। राजधानी हैदराबाद में ये केंद्र पुलिस विभाग ने शुरू किए हैं। लद्दाख प्रशासन ने फंसे लोगों को निकालने में सहयोग के लिए लेह और करगिल पर्वतीय परिषदों के लिए 1-1 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। लेह पर्वतीय परिषद के प्रमुख कार्यकारी पार्षद और अध्यक्ष ग्यालपी वांग्याल ने बताया कि दोनों परिषदें इस राशि का उपयोग फंसे लोगों को निकालने के लिए परिवहन, ठहराव और भोजन व्यय के मद में करेंगी। लेह पर्वतीय परिषद ने कल लोगों को निकालने पर होने वाले व्यय का मुद्दा लद्दाख के गवर्नर के समक्ष उठाया था। श्री वांग्याल ने कहा कि लेह प्रशासन ने पर्वतीय परिषद के 3 सूत्रीय संकल्प को स्वीकार कर लिया है। इनमें लद्दाख में फंसे रोगियों और बुजुर्गों को विमान से निकालना शामिल है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का पोत परिवहन विभाग द्वीप में फंसे लोगों को पोर्ट ब्लेयर से चेन्नई भेजने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए विभिन्न द्वीपों के बीच कल से जहाज चलाए जा रहे हैं। कल दक्षिणी और उत्तरी द्वीपों तथा मध्य अंडमान जिले से 220 लोगों को इन जहाजों से लाया गया, जिनमें रोगी और विद्यार्थी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए पंजीकरण के लिए विशेष पोर्टल बनाया है। इसका पता है जनसुनवाई.up.nic.in। उत्तर प्रदेश आने और यहां से बाहर जाने के इच्छुक लोग इस पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। आने जाने की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने बताया है कि देश के विभिन्न सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं में अब तक कोविड-19 के 11,91,946 नमूनों की जांच हुई है। इस बीच परिषद अपनी जांच की सुविधाओं को लगातार बढ़ा रहा है। अब तक 320 सरकारी और 114 निजी प्रयोगशालाओं को कोविड-19 के नमूने की जांच करने की अनुमति दी गई है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 संक्रमण के 3,900 नए मामले सामने आने के बाद इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 46,433 हो गई है। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 12,727 लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। लगभग 27.5% लोग स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 195 लोगों की मौत से कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,568 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कई राज्य गृह मंत्रालय द्वारा पूर्णबंदी के तीसरे चरण के लिए घोषित छूट लागू कर रहे हैं। लॉकडाउन का तीसरा चरण कल से शुरू हो गया। ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में कुछ प्रतिबंधों के साथ कई गतिविधियों की अनुमति दी गई है। इन रियायतों का उद्देश्य दिहाड़ी कामगारों, प्रवासी श्रमिकों और संकटग्रस्त लोगों की कठिनाइयों को दूर करना है। मध्य प्रदेश में तीसरे लॉकडाउन के दौरान राज्य में नए दिशा निर्देश के तहत कुछ प्रतिबंधों के साथ रेड और ऑरेंज जोन में औद्योगिक गतिविधियों के लिए अनुमति दी गई है। लॉकडाउन मानकों के तहत कुछ उद्योगों में काम भी शुरू हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए औद्योगिक मंडलों की समस्याओं पर चर्चा करेंगे। राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि रेड और ऑरेंज जोन के जिलों के कंटेनमेंट क्षेत्र में किसी भी औद्योगिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।
यही नहीं, कंटेनमेंट क्षेत्र में रहने वाले श्रमिकों और अधिकारियों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के जिलों के किसी भी उद्योग में काम करने की अनुमति भी नहीं होगी। इन जिलों के कंटेनमेंट क्षेत्र से बाहर केवल ग्रामीण क्षेत्र में सभी औद्योगिक गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी। ग्रीन जोन के जिलों में सभी प्रकार के उद्योग शुरू किए जा सकते हैं। इन क्षेत्रों में श्रमिकों, कर्मचारियों, कच्चे माल और तैयार उत्पादों की आवाजाही के लिए भी किसी तरह की अनुमति आवश्यक नहीं है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राजस्थान में लॉकडाउन के तीसरे चरण में सरकार द्वारा दी गई रियायतों के साथ शहरी इलाकों और छोटे कस्बों में सामान्य जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जयपुर, जोधपुर सहित कुछ अन्य शहरों को छोड़ बाकी जिलों में धीरे धीरे बाजार खुलने लगे हैं और लोग पूरी सावधानी के साथ अपने जरूरी काम निपटा रहे हैं। प्रदेश में 190 से बड़ी औद्योगिक इकाइयां फिर शुरू हो गई है। लगभग 7,300 से अधिक एमएसएमई औद्योगिक इकाइयों में भी काम शुरू हो गया है। राज्य के उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बताया कि 24 बड़ी सीमेंट फैक्ट्रियों में उत्पादन शुरू होने से हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। बिहार में कोरोना महामारी के संक्रमण से पूरी तरह ठीक होने वाले व्यक्तियों की संख्या 134 हो गई है। राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 391 रोगियों का उपचार चल रहा है। राज्य के 32 जिलों में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 529 है। राज्य में 74 कोरोना कंटेनमेंट क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। इस बीच बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने आज तीसरे पहर राज्य में कोविड-19 से संबंधित संकट पर चर्चा के लिए सभी राजनीतिक दलों के विधायक दलों के नेताओं की विशेष बैठक बुलाई है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीसरे पहर 4:30 बजे होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी उपस्थित रहेंगे। गुजरात में कोविड-19 से मुक्त और ग्रीन जिला घोषित जूनागढ़ में फिर 2 लोग कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि एक डॉक्टर और उसका चपरासी संक्रमित पाया गया। इनके संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि 33 में से 32 जिले कोविड-19 से प्रभावित हैं। केवल अमरेली ऐसा जिला है जिसमें कोरोना से संक्रमित अभी तक कोई मरीज नहीं मिला है। आंध्र प्रदेश में कोविड-19 संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 1,717 हो गई है। राज्य सरकार के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 67 संक्रमित लोगों का पता चला। अभी 589 रोगियों को पूरी तरह स्वस्थ होने पर विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। आंध्र प्रदेश के सभी 13 जिलों में लॉकडाउन का पालन कारगर ढंग से किया जा रहा है। उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम और विजयनगरम जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तमिलनाडु ने कोविड-19 हॉटस्पॉट इलाकों में जांच में तेजी कर दी है। कल 12,800 से अधिक लोगों के नमूने लिए गए थे। इनमें से 527 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट बढ़ा दिया है। पेट्रोल की कीमतों में ₹3.25 और डीजल में ₹2.50 प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी की गई है। गुरुवार से राज्य में शराब की दुकानों को फिर से खोलने की घोषणा की गई है। कर्नाटक में अभी तक कोरोना के कुल 659 मामलों का पता चला है। इनमें से 28 रोगियों की मौत हुई है, जबकि 324 मरीज ठीक हुए हैं। आज बंगलुरु के शहरी क्षेत्र बागलकोट, बेल्लारी, दक्षिण कन्नड़ और उत्तर कन्नड़ से 8 मरीज सामने आए। विजयपुरा में 62 वर्ष की एक महिला की मौत होने की खबर है, जो फेफड़े और दमे की समस्या से जूझ रही थी। दिल्ली सरकार ने भी लॉकडाउन में कई छूट दी हैं। राजधानी में सभी सरकारी कार्यालयों में कल से काम शुरू हो गया। आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालयों में सभी कर्मचारियों को आना होगा, जबकि गैर आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालयों में उपसचिव और ऊपर के स्तर के सभी अधिकारियों तथा 33% कर्मचारियों को कार्यालय आना होगा। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब के खुदरा दामों पर 70% विशेष कोरोना उपकर लगा दिया है। नए दाम आज से लागू हो गए हैं। इस निर्णय से दिल्ली सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी, जो कोविड-19 लॉकडाउन के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस बीच दिल्ली सरकार ने वाहन ईंधन पर मूल्य संवर्धित कर वैट बढ़ा दिया है। पेट्रोल पर वैट 27% से 30% और डीजल पर 16.75% से 30% कर दिया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में ₹1.67 और डीजल में ₹7.10 की बढ़ोतरी हो गई है। कपड़ा मंत्रालय ने महाराष्ट्र में किसानों को आश्वासन दिया है कि भारतीय कपास निगम लॉकडाउन के दौरान राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास खरीदने के लिए पूरी तरह तैयार है।
निगम वर्तमान में राज्य के 34 केंद्रों से कपास खरीद रहा है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में संगठित वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया। उन्होंने विश्व समुदाय से आतंकवाद और बेबुनियाद खबरों से लड़ने का आग्रह किया। भारत 12 देशों से 14,800 से अधिक भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए 64 विशेष उड़ानें संचालित करेगा। भारत ने 25 देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की 28 लाख टैबलेट की आपूर्ति की है। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार कई राज्य लॉकडाउन के तीसरे चरण में घोषित छूट को लागू करने के लिए तैयार। जेईई मुख्य परीक्षा 18 से 23 जुलाई तक और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 26 जुलाई को होगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरस ने कहा, कोरोना महामारी पर विजय के लिए इतिहास में सार्वजनिक स्वास्थ्य की दिशा में सबसे बड़ी कोशिश की जरूरत है। और श्रीनगर में बडगाम जिले में आतंकी हमले में 4 नागरिक और 2 सुरक्षा जवान घायल। भारत ने 25 देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की 28 लाख गोलियों की आपूर्ति की है। यह आपूर्ति मानवीय सहायता के साथ साथ वाणिज्यिक आधार पर भी हो रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि इस चुनौतीपूर्ण समय में भी भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के प्रति जिम्मेदार रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विश्व में दवा उपलब्ध कराने से भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। भारत ने 25 देशों को 28 लाख हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन गोलियों की सहायता दी है। 31 देशों को 19 लाख पैरास्टामोल की गोलियां दी जा चुकी हैं। इसके अलावा 87 देशों को वाणिज्यिक आधार पर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और पैरास्टामोल की दवाई भेजी जा रही है। विदेश मंत्रालय अधिकार प्राप्त समूह में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जो आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। इस महामारी से निपटने में समन्वित कार्रवाई के तहत भारत दुनिया भर में अपने मित्रों और सहभागियों के संपर्क में बना हुआ है। सुपर्णा साइकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। म्यांमार में भारत के राजदूत सौरभ कुमार ने भारत से भेजी गई चिकित्सा उपकरणों, दवाओं और अन्य जरूरी सामानों की खेप आज स्वास्थ्य और खेल मंत्रालय के अधिकारियों को यांगून हवाई अड्डे पर सौंपी। म्यांमार में भारतीय दूतावास ने बताया कि म्यांमार को ये सामान कोरोना से निपटने में एकजुटता की भावना के साथ भेजे गए हैं। दूतावास ने बताया कि दोनों देशों के बीच संबंध मैत्रीपूर्ण रहे हैं और इस सहयोग से म्यांमार को कोरोना संकट से बेहतर ढंग से निपटने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र लॉकडाउन के कारण व्हाट्सएप और ईमेल पर औषधियों के लिए ऑर्डर प्राप्त कर रहे हैं। अपलोड किए गए ऑर्डर के आधार पर रोगियों के घरों पर दवाइयां वितरित की जा रही हैं। इस अभिनव उपाय से उपभोक्ताओं द्वारा औषधियों की आसान खरीद के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा रहा है। इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए जेईई मुख्य परीक्षा 18 से 23 जुलाई तक होगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज ये घोषणा की। देश भर के विद्यार्थियों के साथ चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि जेईई एडवांस की परीक्षा अगस्त में होगी, जिसकी तारीखें जल्द ही घोषित की जाएंगी। श्री निशंक ने कहा कि नीट यानी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 26 जुलाई को होगी। हम लोगों ने अभी जेईई मेन का आपको चर्चा की है और 18, 20, 21, 22 और 23 जेईई एडवांस अगस्त में होगा और उसकी तिथि भी हम आपको अवगत कराएंगे। मेरी शुभकामना है कि आप खूब अच्छी तैयारी करें और आप चिंतित मत होइए। ये वक्त आपको मिल रहा है, ये हो सकता है ये वक्त कई बार परेशानियां आदमी को और ऊंचाइयां देने के लिए होती हैं। श्री निशंक ने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की लंबित बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में भी जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। ये दोनों परीक्षाएं कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन लागू होने के कारण स्थगित कर दी गई थीं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक से कहा है कि उन्हें मार्च 2021 तक सभी ऋणों का एक बारगी पुनर्गठन करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि उनके ऋणकर्ताओं को कोरोना वायरस महामारी और उसके बाद लॉकडाउन से उत्पन्न वित्तीय मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में रिजर्व बैंक ने बैंकों और वित्तीय कंपनियों को दिसंबर 2020 तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को दिए गए मौजूदा ऋणों के एक बारगी पुनर्गठन की अनुमति दी है। जाने माने अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी ने आज कहा कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए बड़े राहत पैकेज की तत्काल आवश्यकता है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ बातचीत में श्री बनर्जी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को बहाल करने के लिए सबसे आसान तरीका खर्च को प्रोत्साहित करने का है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने पेंशन भोगियों को 764 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ईपीएफओ की पेंशन योजना के अंतर्गत 65 लाख पेंशन भोगी हैं और इसके सभी 135 क्षेत्रीय कार्यालयों ने अप्रैल माह के लिए अग्रिम पेंशन भुगतान की व्यवस्था की ताकि देश भर में लॉकडाउन के कारण पेंशन भोगियों को कोई असुविधा न हो। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के सभी कर्मियों ने स्वेच्छा से एक दिन का वेतन पीएम केयर्स फंड में दिया है। सीआईएसएफ के महानिदेशक राजेश रंजन ने आज नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह को 16 करोड़ 23,82,357 रुपए का चेक सौंपा। बल ने कहा कि कोविड-19 की लड़ाई में वो देश के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। आकाशवाणी पर विशेषज्ञों की राय श्रृंखला के अंतर्गत हम आपको कोविड-19 के बारे में प्रमुख चिकित्सकों के विचारों से अवगत कराते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में न्यूरोसाइंस केंद्र की अध्यक्ष डॉ एमवी पद्मा ने कहा है कि लोगों को कोविड-19 के प्रसार की श्रृंखला को तोड़ने और सुरक्षित रहने के लिए अपने घरों में रहने की आवश्यकता है। A virus has invaded our earth. It has invaded us. And there are zillion concerns. There are concerns about our survival, about food, about education, about career, about profession, about our movements. But these are questions for the first time in 3 generations that we are facing. But they're of relevance only if we are alive. To stay alive, stay home. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ नीरज निश्चल ने बताया है कि लॉकडाउन क्यों आवश्यक है और लोगों को इसका पालन क्यों करना चाहिए। This is a new virus, so it has got a very big ego. It will not come to your house unless you go out and invite it. So stay home, stay safe. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण पर विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। इसमें लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की मेडिसिन विभाग की प्रोफेसर डॉ अपर्णा अग्रवाल हिस्सा लेंगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम आज रात 9:25 से एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। विभिन्न मंचों से फैलाई जा रही फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए हम तथ्यों की जांच कर भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में सरकार ने आज व्हाट्सएप पर चल रहे इन संदेशों को खारिज किया है कि दूरसंचार ऑपरेटरों ने लॉकडाउन की विस्तारित अवधि यानी 17 मई तक इंटरनेट सेवा मुफ्त उपलब्ध कराने की घोषणा की है। पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि ये दावा झूठा है। कार्यालय ने एक ट्वीट में स्पष्ट किया कि दूरसंचार विभाग ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/hindi पर भी उपलब्ध हैं। समाचार में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरस ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी पर विजय के लिए जन स्वास्थ्य की दिशा में सबसे बड़ी कोशिश किए जाने की आवश्यकता है। ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के संकल्प सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गुतरस ने कहा कि विश्व परस्पर संबद्ध है और जब तक हम सभी सुरक्षित नहीं होंगे तब तक हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं है। उनका ये बयान विश्व के नेताओं द्वारा कल कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष के लिए औषधि संबंधी अनुसंधान और विकास कार्यों में 74 अरब यूरो अर्थात लगभग 82 अरब अमरीकी डॉलर की सहायता देने का संकल्प व्यक्त करने के बाद आया है। इस महामारी से अभी तक विश्व भर में 2.5 लाख लोग मारे जा चुके हैं और 36 लाख से अधिक लोग संक्रमित हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने कहा है कि उनका देश कोरोना संक्रमण को नियंत्रित रखने में सफल रहा है। गुटनिरपेक्ष देशों के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब तक की गई पीसीआर जांच में केवल 3% लोग संक्रमित पाए गए हैं और श्रीलंका में कोरोना से मृत्यु दर 1% से भी कम है। तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोआन ने देश में कोरोना वायरस महामारी के कारण होने वाली मौतों की दर में कमी आने को देखते हुए प्रतिबंधों को धीरे धीरे हटाने और सामान्य स्थिति बहाल करने की एक योजना घोषित की है। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी तो कड़े उपाय किए जाएंगे।
उच्चतम न्यायालय ने कोरोना संकट के दौरान सबके लिए भोजन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्यों को निर्देश जारी करने की याचिका आज खारिज कर दी। ये याचिका कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने दायर की थी। न्यायालय ने श्री रमेश से कहा कि वे इस संबंध में केंद्र सरकार को आवेदन दें। न्यायालय ने कहा कि सरकार से लिखित अनुरोध किए बिना संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करना ठीक नहीं है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने बडगाम जिले के पाखिरपोरा इलाके में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के बंकर पर हथगोले से हमला किया। घटना में सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान दल का एक जवान और 4 नागरिक घायल हो गए। ब्यौरे की प्रतीक्षा है। कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा का आज जयपुर में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। दक्षिण पश्चिम कमान की एक इकाई ने कर्नल शर्मा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। 21वीं राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल शर्मा उत्तरी कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान कल शहीद हो गए थे। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा में शहीद हुए मेजर अनुज सूद की आज चंडीगढ़ में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि कर दी गई। इस अवसर पर दिवंगत अधिकारी के सम्मान में सेना ने सलामी दी और हवा में गोलियां दागी। मेजर अनुज को उनके पिता अवकाश प्राप्त ब्रिगेडियर सीके सूद ने मुखाग्नि दी। इस मौके पर पश्चिमी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट गवर्नर गुरपाल सिंह संघा, स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर टीएस मुंडे, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, पंचकुला के उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा और पंजाब सरकार तथा चंडीगढ़ प्रशासन के प्रतिनिधियों ने मेजर सूद को पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को उनकी 104वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में ज्ञानी जैल सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की अमरीकी राजनयिक मनीषा सिंह को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अपना दूत नियुक्त किया है। पेरिस स्थित इस संगठन में सुश्री मनीषा का दर्जा राजदूत का होगा। संगठन का उद्देश्य आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के फैलाव से आर्थिक गतिविधियों में आई अनेक बाधाओं से जूझ रही राज्य सरकार ने राजस्व बढ़ाने और आवश्यक खर्चों को पूरा करने के लिए कई घोषणाएं की हैं। सरकार ने कहा है कि कोई भी नई योजना लागू नहीं रहेगी। मार्च में लॉकडाउन के बाद राज्य की औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियां लगभग ठप पड़ी हैं। राज्य सरकार ने अपने विभागों से कहा है कि वे चालू वित्त वर्ष में किसी नई योजना का प्रस्ताव न करें। राज्य सरकार के सामने अपने कर्मचारियों को वेतन देने की भी बड़ी चुनौती है। इस बीच बृहन मुंबई नगरपालिका ने कहा है कि कोरोना वायरस से संबंधित ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की मृत्यु की स्थिति में उनके कानूनी उत्तराधिकारी को नौकरी दी जाएगी। इधर राज्य में विधान परिषद की 9 सीटों के चुनाव के लिए सत्तारूढ़ शिवसेना ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और वरिष्ठ नेता नीलम गोढ़े की उम्मीदवारी तय कर दी है। चुनाव 21 मई को होंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए राज्य विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य होना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। श्री ठाकरे अभी किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य नहीं हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 6 महीने के भीतर उन्हें 28 मई तक किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज शुरुआती कारोबार में 500 अंकों की बढ़ोतरी के साथ खुला। अब से कुछ देर पहले सेंसेक्स 31,470 पर था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 107 अंक की वृद्धि के साथ 9,214 पर था। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 14 पैसे मजबूत हुआ। $1 की कीमत 75 रुपये 59 पैसे बोली गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में संगठित वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया। उन्होंने विश्व समुदाय से आतंकवाद तथा बेबुनियाद खबरों से लड़ने का आग्रह किया। भारत 12 देशों से 14,800 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए 64 विशेष उड़ानें संचालित करेगा। भारत ने 25 देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की 28 लाख गोलियों की आपूर्ति की है। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार कई राज्य लॉकडाउन के तीसरे चरण में घोषित छूट को लागू करने के लिए तैयार। जेईई मुख्य परीक्षा 18 से 23 जुलाई तक और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 26 जुलाई को होगी।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने कहा, कोरोना महामारी पर विजय के लिए इतिहास में जन स्वास्थ्य की दिशा में सबसे बड़ी कोशिश की जरूरत है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।